नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ता तेरा मेरा। दोस्तों, ये इस कहानी का छठा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अभी तक उसके पहले के निशान भी नहीं गए थे, तब तक शौर्य ने उसे नए निशान भी दे दिए थे। शौर्य उसके बाल सुखाने के बाद अलमारी से दवा निकालता है और जहाँ जहाँ उसने बाइट किया था वहाँ दवा लगाने लगता है। माही गुस्से में उसे बोलती है, आई हेट यू, पहले मुझे दर्द देते हो और फिर दवा लगाते हो। शौर्य उसकी बात सुनकर बेपरवाही के साथ बोलता है, तुम्हारे दर्द पर तो दवा भी लग सकता है, पर तुमने जो मुझे दर्द दिया है उस पर तो दवा भी नहीं लग सकता। खैर, तुम मुझसे नफरत करो या प्यार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखना कि तुम अब हमेशा मेरी ही रहोगी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में बाहर घूमने जाएंगे। मैं नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाना। यह बोलकर वह कमरे के बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद माही शौर्य के साथ कार के अंदर बैठी हुई थी। शौर्य ने उसे अपनी गोद में बैठाया था। वहीं माही को घबराहट हो रही थी कि आखिर शौर्य उसे कहाँ ले जा रहा है। वो फिर हिम्मत करके उससे पूछ ही लेती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शौर्य उसका सवाल सुनकर अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट कर बोलता है, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो खुद ही देख लेना। माही उसका यह जवाब सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शौर्य उससे किसी भी बात पर नाराज हो। पर उसे अभी भी घबराहट हो रही थी कि शौर्य ने कहीं फिर से उसके माँ बाप को कैद तो नहीं कर लिया है ना। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे यह सवाल कर सके, इसीलिए वो खामोश होकर बाहर की तरफ देखने लगती है। वहीं शौर्य माही के मासूम से चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने उसे धोखा दिया वो उसे ही खुश करने के लिए बाहर शॉपिंग पर लाया था। वह फिर लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद कार एक जगह रुक जाती है। शौर्य फिर माही का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है। माही जब चारों तरफ देखती है तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वह चारों तरफ रोड को लाइटिंग से सजाया गया था और वहाँ बहुत सारी दुकानें भी थी जिस पर तरह तरह की चीजें मिल रही थी और हर एक दुकान पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। रास्ते की रौनक और सुंदरता को देखकर माही के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं शौर्य अभी भी माही के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शौर्य के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो अपनी मुस्कुराहट को छिपा लेता है और अपना चेहरा फिर से पहले की तरह गुस्से वाला कर लेता है। माही अपने कदम एक शॉप की तरफ बढ़ाती है, पर तभी शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे माही उसके सीने से जा लगती है। शौर्य फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मेरे बिना कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम मेरे साथ ही रहोगी, समझी? माही उसकी बात सुनकर जल्दी से अपना सर झुकाकर धीरे से बोलती है। शौर्य फिर उसके कमर को कसकर पकड़ लेता है, जिससे माही 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। शौर्य अपने चारों तरफ देखता है, वहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। शौर्य माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ शॉप पर ले जाने लगता है। वहीं माही चारों तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वहाँ की रौनक देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसकी खुशी हर एक पल के साथ बढ़ रही थी। माही हर एक दुकान पर जाकर सारे सामानों को देखना चाहती थी। उसे खरीदना कुछ भी नहीं था, उसे बस उन सामानों को देखकर ही खुशी मिल रही थी। लेकिन वो जिस भी चीज़ को देख रही थी उस चीज़ को शौर्य के आदमी उसके लिए खरीद रहे थे। माही ये देखकर हैरानी से शुरू की तरफ देखती है तो शौर्य मुस्कुराते बोलता है, तुम्हारी देखी हुई या छुई हुई हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक होगा। माही शौर्य की यह बात सुनकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो गलती से किसी भी चीज़ को देखेगी तो शौर्य उसके लिए वो चीज़ खरीद लेगा। लेकिन उसे चाहिए कुछ भी नहीं था। शौर्य माही को इधर उधर दुकानों पर घुमा रहा था और माही चुपचाप खामोशी से नज़रें झुकाए हुए उसके साथ घूम रही थी। अब उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक शॉप के अंदर जाती है जहाँ बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे। उनमें से एक लाल रंग का बड़ा सा टेडी बियर था जिसके हाथ में दिल बना हुआ था। माही उसे टेडी बियर को देखकर मुस्कुरा देती है। उसे टेडी बियर बचपन से ही पसंद था, इसलिए उसके कमरे में बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे। वह अक्सर रात को अपने टेडी बियर को लेकर सोती थी और अकेले में उनसे बातें भी क्या करती थी। माही उस टेडी बियर को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी शौर्य उसकी नज़र का पीछा करते
उस टेडी बियर की तरफ देखता है और फिर उसके कान में धीरे से बोलता है, तुम्हें वो चाहिए क्या? तुम्हें वो टेडी बियर पसंद है क्या? माही उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। शौर्य फिर उसे उस शॉप के अंदर ले जाता है। शौर्य माही की तरफ देख रहा था और माही से पूछता है, माही तुम्हें वो टेडी बियर चाहिए क्या? माही उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। शौर्य फिर उसे उस शॉप के अंदर ले जाता है। अंदर खड़ा दुकान का मालिक शौर्य और माही की तरफ देखता है। शौर्य फिर उस दुकानदार से बोलता है, वह टेडी बियर कितने का है? दुकानदार टेडी बियर की तरफ देखकर शौर्य को दाम बता देता है। शौर्य अपने कोट के पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालकर उसके काउंटर पर रख देता है। दुकानदार नोटों की गड्डी देखकर हैरान हो जाता है और शौर्य को देखने लगता है। शौर्य फिर काउंटर के अंदर जाता है और अपने हाथ से खुद टेडी बियर को लेकर आता है। माही यह सब कुछ हैरानी से देख रही थी क्योंकि टेडी बियर के लिए शौर्य नोटों की गड्डी को दे दिया था। शौर्य फिर टेडी बियर को लेकर बाहर आता है और माही की तरफ उछालते बोलता है, ये लो। माही टेडी बियर को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। शौर्य ने माही की खुशी के लिए ही उस टेडी बियर को इतना ज़्यादा दाम दिया था। माही की एक मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो माही से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो भी सिर्फ माही को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, पर उसने यह बात माही को जाहिर नहीं होने दी थी। शौर्य फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। माही उस टेडी बियर को देखकर खुश थी। वो शौर्य के साथ कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और उस टेडी बियर को देखने लगती है। उसके होंठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। शौर्य माही की मुस्कुराहट देखकर खुश था। कुछ देर के बाद उनकी कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है। माही एयरपोर्ट को देखकर हैरानी से शौर्य से बोलती है, हम एयरपोर्ट क्यों आए हैं? शौर्य कार से बाहर निकलता है और उसका हाथ पकड़कर उसे भी कार से बाहर निकालते बोलता है, क्योंकि मैं ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ और यहाँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पिछली बार अकेले तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेजा था तो तुमने मुझे धोखा दे दिया था। मैं वो चीज़ अब तक भी नहीं भूला हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया था। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, इसीलिए तुम्हें भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, समझी तुम? माही को उसकी ये बात बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती। शौर्य फिर उसे एयरपोर्ट के अंदर ले जाता है। कुछ घंटे बाद माही और शौर्य एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। शौर्य ने माही का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे माही के हाथों में अब दर्द होने लगा था, लेकिन वो शौर्य से कुछ बोल नहीं सकती थी। बाहर शौर्य की कार पहले ही खड़ी थी और कार के पास जियान खड़ा हुआ था। जियान शौर्य और माही को देखकर कार का गेट खोल देता है। शौर्य माही को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। जियान फिर ड्राइवर की तरफ देखकर बोलता है, मेंशन चलो। ड्राइवर उसका ऑर्डर सुनकर कार को मेंशन की तरफ मोड़ देता है। माही कार के बाहर देख रही थी, लेकिन शौर्य की नज़रें माही के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वह फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। माही उसके हाथ पकड़ते ही उसकी तरफ पलट कर देखती है तो शौर्य उसके चेहरे की तरफ झुक जाता है और अगले ही पल वो उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर पेशनेटली किस करने लगता है। माही उसके किस करते से थोड़ा सा घबरा जाती है और फिर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर हटाने लगती है, लेकिन शौर्य गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी गुस्से भरी आवाज़ में बोलता है, हिलना बंद करो। शौर्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर माही शांत हो जाती है। शौर्य फिर से उसे किस करने लगता है। वहीं सामने बैठा ड्राइवर और जियान भी डरे हुए थे। वो लोग पीछे पलटकर देखने की गलती भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने पीछे पलटने की गलती की तो उन दोनों की मौत निश्चिंत है। वहीं माही का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, क्योंकि कार के अंदर उसके और शौर्य के अलावा जियान और ड्राइवर भी मौजूद थे और शौर्य उन दोनों के सामने ही माही को किस करने लगा था। आधे घंटे बाद शौर्य की कार एक बड़े से मैंशन के दरवाजे के बाहर आकर रुकती है। जियान कार से बाहर निकलता है और कार का दरवाज़ा खोलकर शौर्य से बोलता है, सर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन शौर्य तो कहीं और ही खोया हुआ था। ड्राइवर फिर से बोलता है, सर हम पहुंच चुके हैं। शौर्य उसकी बात सुनकर फिर कार से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है। वहां उसके मेंशन के अलावा दूर दूर तक एक भी घर नजर नहीं आ रहा था। शौर्य फिर माही को भी कार से बाहर निकलता है। माही भी बाहर आकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे थोड़ा घबराहट होने लगा था, क्योंकि वहाँ आसपास एक भी घर मौजूद नहीं था। वो फिर हिम्मत करके शौर्य से बोलती है, हम यहाँ क्यों आए हैं?
हम क्या यहाँ पर रहेंगे? शौर्य को वो दोबारा देखती है। शौर्य शांत था। माही फिर बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम यहाँ पर रहेंगे? शौर्य उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो माही के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देख पा रहा था। वो फिर माही के चेहरे की तरफ झुककर धीरे से बोलता है, बिल्कुल सही कहा, हम यहीं रहेंगे। और देखो, यहाँ दूर दूर तक एक भी घर मौजूद नहीं है। यहाँ तुम चिल्लाओगी भी ना, तब भी कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। माही शौर्य की यह बात सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है। शौर्य को तो मज़ा आ रहा था उसे डराने में। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। मेंशन के अंदर भी माही को एक भी नौकर नहीं दिख रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी शौर्य के पास आकर अपना सर झुका लेता है। शौर्य उस आदमी की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारा 2 दिन तक की छुट्टी है, तुम अपने घर जा सकते हो, 2 दिन के बाद ही आना। वो आदमी शौर्य का ऑर्डर सुनकर अपना सर धीरे से हिला देता है और फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। माही उस आदमी को देख रही थी। वो आदमी उस मेंशन का केयर टेकर था। वहाँ पर वही एक इंसान था, पर अब वो भी जा चुका था। माही फिर से शौर्य की तरफ देखती है तो शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है। वो कमरा दिखने में बहुत ही बड़ा और शानदार था। शौर्य फिर माही से बोलता है, तुम्हें अगर आराम करना है तो तुम आराम कर सकती हो, और अगर कुछ खाना है तो बाहर डाइनिंग टेबल में तुम्हारी सारी फेवरेट डिश रखी हुई हैं, तुम जाकर खा सकती हो। मुझे अभी ऑफिस का काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मेंशन से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेंशन के बाहर गार्ड हर वक्त तुम पर नज़र रखे हुए हैं। अगर मुझे ये पता चला कि तुमने मेंशन से भागने की कोशिश भी की है तो देख लेना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। यह बोलकर शौर्य वहाँ से चला जाता है। शौर्य के कमरे से बाहर जाने के बाद माही उस कमरे को देखने लगती है। उसे वहाँ अकेले डर लग रहा था। वो फिर जल्दी से कमरे के बाहर आती है और शौर्य को देखती है। शौर्य बाहर की तरफ जा रहा था, तभी माही उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, सुनिए। शौर्य उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है और उसकी तरफ पलट कर देखता है। माही फिर उसके पास जाकर मासूमियत से बोलती है, आप मुझे इतने बड़े मेंशन में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मुझे अकेले डर लगता है, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँगी। माही की मासूमियत भरी आवाज़ सुनकर और उसका मासूम चेहरा देखकर शौर्य का मन कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले, पर वो खुद को कंट्रोल करके लंबी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं नहीं जाता। माही उसकी बात सुनकर उससे बोलती है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। आप यहाँ अपने ज़रूरी काम से आए हैं तो आप अपना काम कीजिए, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँगी। शौर्य, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिस नहीं ले जा सकता, पर तुम चिंता मत करो, अब ऑफिस को मैं घर पर ही बुलाऊँगा। माही उसकी यह बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या मतलब? शौर्य उसे कोई जवाब नहीं देता और मोबाइल लेकर बाहर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद हॉल में सोफे पर कुछ क्लाइंट बैठे हुए थे। वहीं जियान और शौर्य भी थे। माही उन सबको देख रही थी। शौर्य फिर माही के पास आकर बोलता है, अब तुम जाकर खाना खा लो और फिर कमरे में आराम करो। मेरा मीटिंग जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूँगा, और अब डरना मत। माही को शौर्य की यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। शौर्य को उसकी कितनी फिक्र थी माही को डर ना लगे, इसलिए उसके एक बार बोलने पर ही उसने क्लाइंट को घर पर ही बुला लिया था और अब घर पर ही काम कर रहा था। माही फिर आकर खाना खाती है और कमरे में चली जाती है। शाम का समय, शाम के 6 बजे माही की नींद खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है और फिर कमरे में चारों तरफ देखने लगती है। तब उसे याद आता है कि वह यहाँ शौर्य के साथ आई हुई है। वह फिर घड़ी की तरफ देखते हुए खुद में ही बोलती है, मैं इतनी देर कैसे सोती रह गई और शौर्य ने मुझे उठाया भी नहीं। मैं इतनी देर तक सोती रही और शौर्य ने मुझे एक बार उठाया भी नहीं। लगता है उनकी मीटिंग भी ख़त्म हो गई है, तभी तो बाहर से किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है। वह यह सब सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में पानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पानी की आवाज़ सुनकर माही बाथरूम की तरफ देखती है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। माही आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि शौर्य अंदर है। कुछ देर के बाद शौर्य बाथरूम से बाहर आता है और एक नज़र माही को देखकर मिरर के
के सामने खड़ा हो जाता है। माही शौर्य की डैशिंग बॉडी को देखने लगती है। शौर्य का बदन अभी भी गीला था और उसके बाल भी गीले थे जिसमें से पानी टपक रहा था। शौर्य का सिक्स पैक एब्स देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और शौर्य इस समय बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। माही तो उस पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। वो बिना पलके झपकाए शौर्य की पर्सनालिटी को निहार रही थी। वहीं शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रहा था। तभी उसकी नज़र माही की नज़रों से जा टकराती हैं। माही उसकी नज़रों को देखकर झेप जाती है और जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। यह देखकर शौर्य हल्का मुस्कुरा देता है, पर कुछ ही देर में वो अपनी मुस्कान छुपाकर माही की तरफ पलटकर बोलता है, इधर आओ मेरे पास। अचानक से शौर्य की आवाज़ सुनकर माही हड़बड़ा जाती है और उसकी तरफ देखती है। शौर्य उससे फिर बोलता है, मुझे देख क्या रही हो? मैंने कहा इधर आओ मेरे पास। आ रही हूँ या मैं खुद आऊँ तुम्हारे पास? और अगर मैं आ गया ना तो तुम जानती हो कि क्या होगा। माही शौर्य की बात सुनकर घबरा जाती है और फिर जल्दी से बेड से खड़ी होकर उसके पास आ जाती है। शौर्य फिर उसके चेहरे की तरफ देखते बोलता है, हम दोनों एक शादी में जा रहे हैं तो तुम जल्दी से मुझे तैयार कर दो क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता। माही शौर्य की यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और माही उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा? शादी? पर किसकी शादी? शौर्य उसे घूर कर देखते बोलता है, किसकी शादी में जा रहे हैं इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम बस मेरे साथ जा रही हो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो मेरे कपड़े हैं, अब तुम जल्दी से मुझे तैयार कर दो क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता। माही शौर्य की बात सुनकर उसका शर्ट लेकर उसके पास आ जाती है। शौर्य फिर उसे देखते बोलता है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें एक बार की बात सुनाई नहीं आती है क्या? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे तैयार कर दो, मुझे शर्ट पहनाओ। माही उसकी बात सुनकर मन ही मन उसे गालियां देने लगती है और फिर उसे शर्ट पहनाती है। बटन लगाते वक्त माही का ध्यान शौर्य की शर्ट पर था, पर शौर्य का मन तो था माही को परेशान करने में, इसीलिए वो अपना हाथ बढ़ाकर माही के मासूम से चेहरे को अपने हाथों से छूने लगता है। जैसे ही शौर्य की ठंडी उंगलियां माही के गालों को छूती हैं, तभी माही उसके अचानक छूने से कांप जाती है और उसे दो कदम पीछे हट जाती है। शौर्य उसे पीछे हटते हुए देखकर गुस्से में उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, खबरदार, जो अब यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही उसकी धमकी सुनकर घबरा जाती है और धीरे से उससे सॉरी बोलती है। शौर्य फिर उसके कमर को छोड़ देता है और उसे आंखों से इशारा करता है कि वो फिर से बटन लगाए। माही अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है और फिर से उसके शर्ट के बटन को लगाने लगती है। वहीं शौर्य फिर से उसे परेशान करने लगता है। शौर्य को माही को परेशान करने में बहुत अच्छा लगता था। वह फिर से माही के चेहरे और बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगता है, पर इस बार माही खामोश खड़ी थी और जल्दी जल्दी उसके शर्ट के बटन को बंद कर रही थी। माही का दिल शौर्य के छूने से तेजी से धड़कने लगता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी शौर्य से प्यार होने लगा था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे यह बात बोल सके क्योंकि वह शौर्य से बहुत ज़्यादा डरती थी और शौर्य इस समय उससे बहुत नाराज़ भी था। शर्ट के बटन को बंद करने के बाद माही धीरे से बोलती है, हो गया। शौर्य उसकी आवाज़ सुनकर अपने शर्ट की तरफ देखता है और फिर पैंट पहनते बोलता है, ठीक है जाओ, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अलमारी में तुम्हारे लिए कपड़े रख दिए हैं तो जाओ, जाकर पहन लो। माही उसकी बात सुनकर अपना सर हिला देती है और फिर अलमारी खोलती है। अलमारी में एक बॉक्स रखा हुआ था। माही उस बॉक्स को जैसे ही खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस बॉक्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। उस साड़ी में छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे जो चमक रहे थे। माही उस साड़ी को अपने हाथों से छूकर देखने लगती है। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। साड़ी को छूने से उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने पहली बार इतनी खूबसूरत साड़ी देखी थी। तभी शौर्य उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके कान के पास अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, अच्छी लगी साड़ी? माही उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही उसकी तरफ पलटती है तो वह शौर्य से टकरा जाती है क्योंकि शौर्य उसके बेहद करीब खड़ा था। शौर्य फिर उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखते बोलता है, तुम्हें पता है इस साड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए है।
माही 2 करोड़ सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है और उस साड़ी की तरफ देखने लगती है। शौर्य फिर आगे बोलता है, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खास करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। भले ही तुम मुझसे प्यार ना करती हो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। माही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। शौर्य आगे बोलता है, चलो अब जल्दी से इस साड़ी को पहनकर रेडी हो जाओ। यह बोलकर वह उसके कमर को छोड़ देता है। माही क्लोजेट रूम में चली जाती है। शौर्य जाकर बेड पर बैठ जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद क्लोजेट रूम का दरवाज़ा खुलता है और माही उस साड़ी को पहनकर बाहर आती है। शौर्य की नज़रें जब माही पर पड़ती हैं तो वह उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि माही उस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शौर्य तो उस पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वहीं माही की नज़रें झुकी हुई थी। शौर्य फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे मिरर के सामने लगे चेयर पर बैठा देता है। माही शौर्य को देखने लगती है। शौर्य फिर टेबल से चूड़ियाँ उठाकर माही के दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनाते बोलता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी इन चूड़ियों की खनखनाहट बहुत पसंद है। यह बोल बोल कर वो उसके हाथों को हिलाता है जिससे माही की चूड़ियाँ बजने लगती हैं। शौर्य के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर उसके हाथों को अपने होठों से चूम लेता है। उसके बाद वो टेबल से लिपस्टिक उठाता है और माही के होठों पर हल्की लिपस्टिक लगा देता है। वो अपने हाथों से माही का मेकअप कर रहा था। वैसे माही पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी और शौर्य को भी बिल्कुल पसंद नहीं था माही का ज़्यादा मेकअप करना। इसीलिए वो माही को हल्का मेकअप ही करता है जिससे माही की सुंदरता और निखरने लगती है। आखिर में शौर्य माही की मांग भरता है और उसके माथे को अपने होठों से हल्का चूम लेता है जिससे माही अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य फिर उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है यह शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। माही उसकी बात सुनकर अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। शौर्य उसके चेहरे को देखते बोलता है, वैसे तो मन नहीं कर रहा है कहीं बाहर जाने का, मन कर रहा है तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहूं और तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। लेकिन जिनकी शादी है उन्होंने खास इनविटेशन देकर मुझे बुलाया है और स्पेशली कहा है मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊं और मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, शादी से लौटने के बाद मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूंगा। माही उसकी यह आखिरी लाइन सुनकर उसकी तरफ नज़र उठाकर देखती है तो शौर्य अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। लेकिन माही इस बार उसे नहीं रोक रही थी और ना ही उसका विरोध कर रही थी। शौर्य के होठ माही के होठों से टकराने लगे थे। वो फिर हौले से उसके होठों को चूम कर बोलता है, चलो अभी चलते हैं, शादी से लौटने के बाद मैं आज रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगा। यह बोलकर वह फिर से मुस्कुरा देता है और फिर माही का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। माही मन ही मन बहुत खुश हो रही थी शौर्य की बात सुनकर और वो भी शौर्य का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। होटल ब्लू मॉल काल्पनिक नाम। शहर के सबसे बड़े होटल ब्लू मून के बाहर गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी और गेस्ट आ रहे थे क्योंकि पार्टी बहुत ही खास थी। पार्टी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कमल रस्तोगी के बेटे विक्रम रस्तोगी की थी। कुछ देर के बाद होटल के बाहर का गेट एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर कार का गेट खोलता है। कार के अंदर से शौर्य बाहर निकलता है। वह फिर माही का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकालता है। माही उस होटल को देख रही थी जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। शौर्य फिर माही के साथ होटल के अंदर आता है। होटल के अंदर कदम रखते ही गार्डन में जितने भी सेलिब्रिटी और वीआईपी गेस्ट थे सभी खामोश हो जाते हैं और शौर्य को देखने लगते हैं। शौर्य की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वह जहाँ भी जाता था सब उसे अच्छे से जानते थे। शौर्य सबकी नज़रों को इग्नोर कर देता है। वह माही का हाथ पकड़कर सामने की तरफ चलता है। वहीं शौर्य को देखकर सभी खुद ब खुद साइड हट रहे थे और उसके लिए जगह बना रहे थे। माही उन सबको देख रही थी। वो फिर शौर्य की तरफ देखती है। शौर्य का एटीट्यूड और रौब देखकर माही कुछ सोचने लगती है। शौर्य गार्डन के अंदर मंडप के पास लगे स्टेज पर जाता है। तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और उसके सामने अपने हाथ जोड़कर सर झुकाकर बोलता है, सर आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे एक बार बुलाने से आप मेरे बेटे की शादी में आ गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू सर, यहाँ आकर आपने शादी का मान बढ़ा दिया, मेरी इज्जत रख ली। यह बोलकर वो शौर्य के हाथों को अपने हाथों में पकड़
लेता है और उसके हाथ को अपने सर से लगा लेता है जैसे शौर्य कोई भगवान हो। शौर्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, मिस्टर कमर रस्तोगी, आपने इतनी प्यार से बुलाया था तो मुझे तो आना ही था। आप इनसे मिलिए, यह है मेरी पत्नी काजल। शौर्य के मुंह से काजल सुनकर माही उदास नजरों से उसे देखने लगती है। शौर्य उसे हमेशा काजल नाम से ही पुकारता था। माही ने उससे ना जाने कितनी बार कहा था कि वह काजल नहीं है, लेकिन शौर्य ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी थी। वहीं कमल रस्तोगी माही की तरफ देखकर अपना सर झुकाकर बोलता है, वेलकम मैम, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू जो आप सर के साथ यहाँ आई। माही कमल की बात सुनकर धीरे से अपना सर हिला देती है। कमल फिर शौर्य और माही को सबके सामने वाले सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। शौर्य माही का हाथ पकड़कर स्टेज के ठीक सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वहीं उसके पीछे लगे चेयर पर बाकी के गेस्ट भी धीरे धीरे बैठने लगते हैं। कुछ देर में दूल्हे की एंट्री होने लगती है। दूल्हा बाइक से आ रहा था, वहीं उसके आसपास लोग डांस कर रहे थे। दूल्हा बाइक शौर्य के सोफे के पास आकर रोकता है और फिर बाइक से उतरकर शौर्य के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। माही तो यह नज़ारा देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाती है। वहीं शौर्य उस दूल्हे को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। दूल्हा बाइक से उतरकर शौर्य के सामने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वह दूल्हे को जानती थी। उसने उसे अखबारों और न्यूज़ चैनल पर देखा था। विक्रम रस्तोगी शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी खबर आए दिन मीडिया पर आती ही रहती थी। पर आज विक्रम रस्तोगी शौर्य के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। यह नज़ारा देखना सबके लिए हैरानी की बात थी। वहीं शौर्य विक्रम को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है क्योंकि विक्रम शौर्य के लिए ही काम किया करता था और शौर्य उसका बॉस था। यह बात कोई जानता नहीं था। विक्रम और उसके पापा कमल जब चारों तरफ से निराश हो गए थे, चारों तरफ से जब वो कर्ज में डूब गए थे, उनका कोई भी सहारा नहीं था, तब शौर्य उनके लिए भगवान बनकर आया था। उसने उनकी बहुत मदद की थी और आज विक्रम जिस पोजीशन पर था वैसे शौर्य के कारण ही था, इसलिए वह शौर्य को अपना भगवान मानता था। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। जब माही की सच्चाई शौर्य के सामने आएगी तो शौर्य क्या करेगा माही के साथ? क्या वो उसे अपने पास रखेगा या फिर धक्के मार कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।